दोस्तों आज की क्लास शानदार होने वाली है। आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे कि नॉर्मल जो होता है व्याकरण, उसी के टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को व्याकरण के बारे में कुछ बेसिक चीज़ होती है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसी जो व्याकरण में क्या होता है, वह व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए आपको। फिर मात्रा क्या होता है ये भी आना चाहिए आपको। चिन्ह क्या होता है, कितने चिन्ह होते हैं हिंदी में, तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस मात्रा यानी वर्ण चिन्ह से 15 वो वर्ण चिन्ह आपको, मतलब वह 15 वो चिन्ह बताएंगे। उस चिन्ह 15 में से एक चिन्ह आ जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और आपको कुल मात्रा 15 होती है, इसमें से एक मात्रा जरूर आती है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और जो चिन्ह होता है वह चिन्ह हम आज इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और प्रेस कर दे। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी जो चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बन जाए। तो आपको सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्याकरण क्या होता है। तो चलते हैं व्याकरण की ओर। तो हिंदी व्याकरण से पहले हम सबसे पहले आज हिंदी के सिलेबस में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें सिलेबस के रूप में क्या है, तो हम मेरे जो 12th के हिंदी है उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है कि उसके पहले सिलेबस देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्यक्रम पहले देख लेते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर पूछा जाता है, जिसमें व्याकरण का 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और किताब से पूछा जाता है। अगर आप पूरा व्याकरण पढ़ लेते हैं तो 35 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 35 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है और 35 नंबर का जो पुस्तक से, और बाकी नंबर पुस्तक से पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, विषय नेक्स्ट जो 50 नंबर से पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्लास 12th की हिंदी में निबंध होता है, जो कि 8 नंबर का होता है। निबंध कितने नंबर का होता है, निबंध होता है 8 नंबर का, जिसमें से आपको निबंध 8 नंबर का होता है, जिसमें चार चार दो को बनाना होता है निबंध। नहीं, 8 नंबर का होता है तो एक ही बनाना होता है। तो आपको एक बनाना होता है। व्याख्या में क्या है कि व्याख्या में आपको व्याख्या करना होता है। दो क्वेश्चन रहता है, उसमें से दो क्वेश्चन रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलता है। और पत्र लेखन में क्या करता है कि आपको एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर मिलेगा पत्र लेखन में। लघुत्तरीय में 10 को क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 को बनाना होता है और 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर। दीर्घोत्तरीय में रहता है कि 6 को रहता है और 3 को बनाना होता है आपको, और 15 नंबर मिलेगा, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और संक्षेपण, मतलब संक्षेपण में क्या होता है, तो संक्षेपण में मात्र संक्षेपण में एक हो जाता है और 4 नंबर मिलता है आपको। तो आशा है कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर कौन सी जगह पर मिलती है, कितने नंबर नहीं मिलते हैं। तो क्लास 10th की जगह वैसा ही नहीं है, इसमें कुछ बदलाव है। और आपको निबंध है, जो क्लास 10th में आपको मिलता था कि निबंध पहले से ही लिखा होता है, जैसे जल प्रदूषण या प्रदूषण पर हो तो उसके बारे में लिखा होता कि इसकी हानि क्या होता है, उपसंहार क्या होता है। इसमें वो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको निबंध दे देगा और उसको ऊपर जो टॉपिक होता है उसे अपने खुद बनाना होगा, तब उसके ऊपर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको आशा है कि इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में सबसे पहले हम अक्षरों की पहचान को देख लेते हैं कि अक्षर कौन कौन से होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने। तो अक्षर की संख्या कुल कितने होते हैं, तो अक्षरों की संख्या मानिए तो कुल 11 होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण होते हैं। यदि कहे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपको डायरेक्टली बोलना है कि 11 होते हैं स्वर वर्ण की संख्या। वही यहाँ पे अन और अ क्या है, तो आयुग्वा है, जिसकी संख्या 2 होती है। और इसका कथन किसने दिया, मतलब यह बात किसने बोला कि अन और अ को अयुग्वा बोलेंगे,
तो यह किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा कहा गया था। और आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि इसमें कुछ 5 वो जो टॉपिक दिया हुआ, 5 वो वन दिया हुआ, 5 वो खंड दिया हुआ, खंड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें क ख अंगल लिखा हुआ, मतलब कुल व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है इसमें क्या। तो इसमें क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आपको पता होना चाहिए। इतना आपको पता होने के बाद इसमें ये 5वां जो वर्ग है इसको क्या कहते हैं, तो 5वां वर्ग को क्या कहते हैं कि आपको पता होनी चाहिए। तो 5वां वर्ग को कहते हैं अनुनासिक। 5वां वर्ग को क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो आपसे कोई पूछे कि अंग, य, अञ, न और म क्या है, तो अनुनासिक। और यदि आपसे पूछे यह भी कि अनुनासिक की संख्या कितनी होती है, तो अनुनासिक की संख्या 5 होती है। अब हम चलते हैं कि य, र, ल, व क्या है। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है जो कि जिसकी संख्या 4 होती है। वही तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह की संख्या 4 होती है, यानी उसमें व्यंजन है। और यही यदि आपको पूछे कि अब छ, त, ज्ञ और स क्या है, तो संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है। इसमें से टोटल नंबर पूछे तो 1-2 नंबर का आपको आ जाता है, यही तीनों में से और चारों में से कि कौन क्या है। अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो पद है अक्षर, त, ज्ञ और स, यह कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से व्यंजन वर्ण से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ देखें कि अक्षर जो कि क हलंत मूर्धन्य स से बना हुआ है, त हलंत र से बना हुआ है, ज्ञ, ज हलंत य से बना हुआ है, स हलंत र से बना हुआ है। तो इतना देख लेते हैं। उसके बाद कि तल बिंदु क्या होता है। तल बिंदु यानी जिसके जो जो जिसके जिसमें तल बिंदु की टाइप का लगा हो। पूरे स्वर व्यंजन वर्ण में हम देखें कि एक अंग ही है और जो एक ध है जिसमें कि लगा हुआ है तल यानी तल बिंदु, ये जो कि द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसलिए अंग और ध को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसमें तल बिंदु वाले व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी कि तल बिंदु वाले व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कोई भी पूछे तो 2 होते हैं तल बिंदु वाले व्यंजन। अब यहाँ समझेंगे कि हिंदी क्या होता है। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। आपको कोई भी पूछे कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो संस्कृत भाषा से हुई है हिंदी की उत्पत्ति। और हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा यानी राजभाषा, जो हमारे भारत की जो भाषा है वह हिंदी है, इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी एक राजभाषा है। तो आ गया, हिंदी एक राजभाषा है जो जिसका वर्णन भारतीय संविधान के 17वें भाग 8वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 343 में है। मतलब हिंदी एक राजभाषा है। इसका घोषणा कब, मतलब कहाँ किया गया था, तो संविधान सभा में जो भाग नंबर संविधान है उसमें भाग नंबर 17 8वीं अनुसूची और तथा अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है कि हमारी हिंदी देश की राजभाषा है। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। हम आगे क्या करा है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु में से हुआ था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिंधु से। और ईरान और फारस के निवासी सिंधु को धीरे धीरे वह हिंदू कहने लगे। वही हिंदू है जो कि वही हिंदू शब्द को धीरे धीरे ईरान और फारस के लोग क्या बोलने लगे, तो हिंदी बोलने लगे। और वही हिंदी हमारे देश की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसलिए हिंदी को एक राजभाषा भी कहते हैं। और हिंदी एक हमारे देश की राजभाषा है, इसलिए हिंदी का कोई दूसरा भाषा नहीं होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी को राज ही भाषा क्यों घोषित किया गया, हिंदी को इंग्लिश में हिंदी ही क्यों कहते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा रीजन है। आपको यह कोई पूछ सकता है, तो इसलिए आपको यह पता होनी चाहिए कि हिंदी को ही इसको राजभाषा क्यों कहते हैं और इसका कोई दूसरा भाषा भी क्यों नहीं है। तो यह पता होनी चाहिए कि राजभाषा का कोई अन्य भाषा नहीं होता है, जो कि मैं आपको बताया हूँ पहले से ही। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पता हो गया। तो हिंदी को ही राजभाषा कहते हैं। और अब चलते हैं। तो हम लोग जान गए कि हिंदी का कोई दूसरा भाषा नहीं होता है, इसलिए हिंदी एक राजभाषा, इसलिए इसका कोई दूसरा भाषा नहीं होता है। अब यहाँ क्या है कि संस्कृत के स यानी दंत स ध्वनि को फारसी भाषा में क्या कहते हैं, तो ह पढ़ते हैं।
जो फारस के लोग हैं वो संस्कृत के दंती स को फारसी में ह पढ़ा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। हिंदी शब्द भाषी के हिंदी शब्द से लिया गया है, इसलिए हिंदी फारसी का एक रूप है। मतलब हिंदी शब्द है जो कि फारसी के हिंदी शब्द से लिया गया है। फारसी के हिंद शब्द से लिया गया है, इसलिए हिंदी फारसी का एक रूप है। अगर आपको कहे कि हिंदी किस भाषा से लिया गया है तो संस्कृत भाषा से। और यदि आपको यह कहे कि हिंदी किसका रूप है तो फारसी का रूप है। ठीक है। जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। तो आपको कोई पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों माना जाता है, इस दिन क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक निर्णय लिया गया कि हिंदी राजभाषा होगा, परंतु हिंदी भारत के लिए राजभाषा उसी दिन से घोषित किया गया। इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक राजभाषा है। और हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक भारत संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि हिंदी को अंग्रेजी में हिंदी ही क्यों कहते हैं? आपको पहले हम बता दिए कि राजभाषा को कोई दूसरा भाषा अन्य भाषा नहीं होती है, इसलिए हिंदी को हिंदी, इंग्लिश में भी हिंदी कहते हैं। और किसी भी भाषा का दूसरा भाषा नहीं होता है, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है? तो देवनागरी है। हिंदी के पिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पीछे हम क्या बताए कि पीछे क्या बताया कि अनुस्वर और विसर्ग को किसने कहा कि अनुस्वर और विसर्ग है? मतलब अन और अ को किसने कहा अनुस्वर और विसर्ग? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी। आपको पता होनी चाहिए, आप भूल जाते तुरंत। को पता होनी चाहिए कि हिंदी के पिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, जिसका लगभग 70% लोग भारत में जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? तो किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये व्याकरण कहलाता है। अगर हम इसी को दूसरी भाषा में बोले तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध समझना सिखलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्याकरण किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ, किन किन शब्द से, तो बी जोड़ आ जोड़ करण से व्याकरण मिलकर बना हुआ है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण का अर्थ होता है शब्दानुशासन। व्याकरण का सबसे प्राचीन व्याकरण क्या है? तो संस्कृत व्याकरण। आपको पता होनी चाहिए। व्याकरण शब्द प्राचीन यूनान से लिया गया है। व्याकरण का अर्थ होता है भाली भांति समझना। अब हम यहाँ जानेंगे कि व्याकरण की विशेषता क्या है। तो व्याकरण की निम्नलिखित विशेषता होती है। व्याकरण सबसे पहले शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध समझना सिखलाती है। और दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि व्याकरण हमें कठिन से कठिन शब्दों को सरल बनाने में मदद करती है। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि व्याकरण से बातचीत करने की शैली को बेहतर बनाया जा सकता है। और चौथा विशेषता क्या हो जाएगा कि व्याकरण से बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोग अब व्याकरण तो समझ गए, अब व्याकरण में हिंदी व्याकरण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो व्याकरण में हिंदी व्याकरण क्या होता है? आपको पता होगा कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण संस्कृत व्याकरण भी होते हैं, वही इंग्लिश में ग्रामर हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण का वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध समझना, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए या शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, तो हिंदी व्याकरण के पिता जो कि दामोदर दास पंडित है, यानी श्री दामोदर पंडित हैं। और अब हम समझेंगे कि हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। अब चारों के बारे में हम समझेंगे कि यह सब क्या होता है। तो व्याकरण का पहला भेद क्या है कि वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो पहले आप जानते ही हैं। अर्थात इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि वर्ण का चिन्ह लगाना या संयोजन करना वर्ण विचार कहलाता है।
अब वर्ण कौन कौन सा होता है आपको पता होनी चाहिए कि अ आ ई ओ आ क ख ग घ अंग ये सब वर्ण वर्ण है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। अर्थात इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि शब्द का चिन्ह लगाना और संयोजन करना ही शब्द विचार कहलाता है। अब शब्द तो आप जानते हैं कि कमल, पुस्तक, लड़का, कुत्ता, बिल्ली, हाथी सब शब्द हैं, और यही सब शब्दों से एक वाक्य, एक मीनिंग बना दे, एक सेंटेंस बना दे जिसे वाक्य कह। तो चलते हैं कि वाक्य कैसे बनता है, तो वाक्य विचार क्या होता है। तो वाक्य विचार क्या होता है, तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। अर्थात इसका दूसरा परिभाषा क्या होता है कि वाक्य का संयोजन करना और चिन्ह लगाना ही वाक्य विचार कहलाता है। जैसे में पटना बिहार की राजधानी वाक्य विचार है, यहीं पे आज आता, या बिहार की राजधानी पटना है, वही बात है। वाक्य यहाँ बना इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार करते हैं। चौथा है पद विचार। पद विचार क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त पद को ही पद विचार कहते हैं। अर्थात पद का चिन्ह लगाना है और संयोजन करना ही क्या कहलाता है, तो पद विचार कहलाता है। जैसे में हम कह सकते हैं पटना बिहार की राजधानी, यहाँ क्या है, पद। तो पटना यहाँ पे पद है और पटना बिहार की राजधानी है। दूसरा क्या ले सकते हैं कि बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी है, इसलिए यहाँ पे सम्राट चौधरी जो कि पद विचार हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि मात्रा क्या होती है। मात्रा के बारे में हम जानेंगे, तो व्यंजन वर्ण में लगने वाले स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा की संख्या कुल कितनी होती है, तो मात्रा की कुल संख्या होती है जो कि 10 होती है। यदि अ की कोई पूछे कि अ की मात्रा होती है, तो नहीं होती है। यदि आपसे यह कोई पूछे कि मात्रा किस में लगी होती है, तो मात्रा लगती है व्यंजन वर्ण में। और आपसे यह भी कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की कोई मात्रा होती है, तो स्वर्ण वर्ण की मात्रा होती है, और स्वर्ण वर्ण की मात्रा किस में लगती है, तो व्यंजन वर्ण में लगती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कुल मात्रा कितनी होती है, तो 10 वो होती है जो कि स्वर्ण वर्ण का होती है, और स्वर्ण वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता है, पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि मात्रा चिन्ह स्वर वर्ण का चिन्ह होता है, यानी मात्रा किसका चिन्ह होता है, तो स्वर वर्ण का होता है। मात्रा का चिन्ह व्यंजन वर्ण में लगता है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवा कहते हैं। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ण विच्छेद आपको क्या क्या है, वर्ण विच्छेद कैसे करें। सरल भाषा में बोले कि किसी शब्द को वर्णों के अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। यदि आपको यहाँ पे रमन का वर्ण विच्छेद करें, तो र और र के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए क्या है, इसके साथ र में हलंत दे के और अ हो जाएगा। यहाँ पे म के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो म में हलंत दे के अ हो जाएगा, और न के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए न दे के हलंत हो जाएगा। यहीं पे पापति का बारे में आपको पता होनी चाहिए कि पापति बलिया माँ की कौन सी तो बेटी थी। और यहाँ पे पापति का यदि हम वर्ण विच्छेद करें, तो पापति का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, प हलंत आ जोड़ प हलंत जोड़ आ जोड़ त हलंत जोड़ हंसी की मात्रा, यानी पापति का वर्ण विच्छेद यही हुआ। तो ऐसे ही आपको यह सब देख लेना है कि कैसे होता है वर्ण विच्छेद। अब हम देखते हैं कि अभिषेक का वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो उतना मात्रा आपको आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि अभिषेक का जो कि मात्रा क्या होती है। तो अभिषेक का मात्रा क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे अ, उसके बाद इसकी कोई मात्रा नहीं, इसलिए क्या इसको देंगे प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह देंगे। सबसे पहले क्या है, क्या लिखेंगे, अब अभिषेक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भ हलंत दे देंगे। उसके बाद क्या है, ई कार की मात्रा, हंसी है, इसलिए हंसी भी दे सकते हैं या हंसी का चिन्ह भी दे सकते हैं, तो हंसी दे देते हैं। जोड़ मूर्धन्य स, इसलिए मूर्धन्य स हलंत ए कार है, इसलिए ए भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं, ए लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या है, क, उसके बाद क्या है, हलंत देखिए, उसके बाद नहीं है कोई वर्ण, इसलिए मात्रा नहीं, इसलिए और लिख देते। ठीक है, आपको आ गया होगा अभिषेक का
उसके बाद देखेंगे मनीष का म लिखेंगे तो म। उसके बाद कौन सी मात्रा है, उसके बाद न लिख के इसमें मात्रा है इसलिए कौन सी मात्रा है, हर्षी, इसलिए हर्षी लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा है, लाभ्य से लिख के हलंत दे के उसमें अ जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मात्रा कौन सी है, कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसमें अ जोड़ देंगे। यहीं पे यदि रवि को देखें तो रवि में र पहले लिख के हलंत दे के अ, उसके बाद व हलंत कौन सी मात्रा है, तो हर्षी है, इसलिए हर्षी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम विकास के देखते हैं तो विकास में कौन सी मात्रा है, व हलंत हर्षी जोड़ क हलंत आ जोड़ दंती स हलंत अ। इस प्रकार आप मात्रा पहचान भी सकते हो और इसकी मात्रा भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में कितने चिन्ह होते हैं, सभी चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, विराम चिन्ह के बारे में हम पहले जान लेते हैं, इसके परिभाषा कुछ समझ लेते हैं कि किसी वाक्य को लिखने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं, तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि रुकना या ठहरना होता है विराम चिन्ह का अर्थ। अब हम जानेंगे विराम चिन्ह कितने होते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है। तो विराम चिन्ह नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो विराम चिन्ह पहले जान लेते कितने होते हैं। तो विराम चिन्ह में पहले विराम चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है। अल्प विराम दूसरा क्या है, अल्प विराम। तो अल्प विराम का ऐसा होता है। अर्ध विराम का ऐसा होता है। उपविराम का ऐसा होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का कैसा होता है, तो पूर्ण विराम के नीचे बिंदु यानी बिंदु दे देने पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही है। त्रुटि चिन्ह क्या होता है, तो त्रुटि चिन्ह ऐसा होता है, इसके ऊपर कोई त्रुटि यानी कोई शब्द छूट गया होता है तो अब लिखते हैं त्रुटि चिन्ह का देके। और लोप चिन्ह क्या होता है, तो लोप चिन्ह ऐसा होता है। संयोजक चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है। निर्देश चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है। कोष्ठक कैसा होता है, तो कोष्ठक 3 प्रकार होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी कोष्ठक या ब्रैकेट। कोष्ठक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट। लाघव चिन्ह ऐसा होता है। उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है। पुनरुक्ति चिन्ह ऐसा होता है। विवरण चिन्ह ऐसा होता है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो आज हमने देखा कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के पूरे बेसिक को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि मैथ चैप्टर नंबर 1 को बेसिक होता है, उसके बारे में हम समझाएंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। और इसी के बारे में हम अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैथ के साथ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट वीडियो जो क्लासेस होती है उस वह भी मैं इस चैनल पर डालूंगा। आप लोग एक सब्सक्राइब ही कर दीजिए, जिससे हम और आने वाले जो वीडियो क्लासेस होती है वो अभी हम आपके पास पहुंचाएं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।